तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को हम फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और आज हम लोग लेके आए हैं सेकंड चैप्टर क्लास 12 के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आप लोगों को 35 क्वेश्चन कराया जाएगा और सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, वही सवाल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं सवाल को। और पहला सवाल जो है ये पूछा गया है 2021 और 2023 में। सवाल यह है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का क्या मान होता है। यानी कोई यहाँ पे चार्ज ले लिया जाए, एक पॉइंट चार्ज ले लिया जाए और इस मान ले यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज का वैल्यू है Q, और किस Q से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट पे विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो विद्युत विभव का मान अगर छोड़ के चले हम फर्स्ट चैप्टर में, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, तो आपको याद होगा, बताइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q बटा R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन जब विद्युत विभव का मान पूछा जाए तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस यहाँ से क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है। यानी Q आवेश से R डिस्टेंस पे किसी बिंदु पर अगर आपसे पूछा जाए विद्युत विभव का मान, तो विद्युत विभव जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटा R। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटा R। दूसरा सवाल 2021 और 11 में पूछा गया है। सवाल है विद्युत प्रवणता किसके बराबर होता है। विद्युत प्रवणता, अच्छा आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम बताए होंगे कि E जो होता है ना वो इसके बराबर होता है V बटा M या V/L। ये उसका मात्रक हम लोग पढ़ते थे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। विद्युत प्रवणता जो होता है ना वो बराबर होता है dV बटा में dx। dV जो होता है वो अल्पांश विभव होता है और dx जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो अल्पांश डिस्टेंस पे कितना विभव होता है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। और ये जो होता है वो हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, ये माइनस में रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम dV/dx दिया है सी नंबर पे तो इसको टिक कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूला किसमें होता है, ये माइनस में होता है, ये ध्यान रखिए आप। अगला सवाल पूछा गया है 2021 में और 23 में। विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव तो आपको पता है क्या, ये विद्युत विभव को जब हम लोग अनंत से किसी चार्ज को उठा के और विद्युत क्षेत्र में लेके आते थे तो वहां से वहां तक लेके आने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं ना जी। और वो बराबर किसके होता है, W बटा Q। यानी किसी आवेश पर किया गया कार्य जो होता है वो विद्युत विभव कहलाता है, यानी V इक्वल टू हो जाएगा हमारा W/Q। समझ में आ रहा है। अगला सवाल जो है ये हमारा पूछा गया है 2019 में, और ये जो है ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो आवेश लिखा गया है, एक आवेश का मान है 10 माइक्रोकूलम और दूसरे आवेश का मान है -10 माइक्रोकूलम। यहाँ पे अगर हम Q1 का वैल्यू देखें तो Q1 का वैल्यू है +10 माइक्रोकूलम। अगर माइक्रो को हटा दें तो क्या हो जाएगा, माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो की जगह पे क्या रखेंगे, 10 के पावर -6। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के पावर -6। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो 10 के पावर 6 में से वो 10 घट जाएगा तो 10 के पावर -5 कूलम, ये निकलेगा पहले आवेश का मान। अच्छा ये पहले आवेश का मान प्लस में है तो प्लस में हो गया, दूसरे आवेश का जो मान है वो माइनस में है लेकिन सेम है। यहाँ प्लस में 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइनस में 10 माइक्रोकूलम। तो बस Q2 का वैल्यू हम बस माइनस में लिख देंगे, मान वही रहेगा, यानी माइनस में 10 के पावर -5 कूलम। इतना समझ में आ गया। ये हो गया पहले आवेश का मान क्या, 10 के पावर -5 कूलम। दूसरा आवेश का मान हो गया माइनस में होगा 10 के पावर -5 कूलम। पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों आवेशों को वायु में रखा गया है, मीडियम जो हमारा क्या हवा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। यानी जो दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा इसको अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यही नियम है ना जी। तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो 4 गुणे 10 के पावर -1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या बताना है हमको, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा जो होगा, अच्छा अभी आपको बताए हम ऊर्जा का फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे देख लीजिए, U इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2, यानी दोनों आवेश के परिमाण का गुणनफल, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, इनटू में R, ठीक है, क्या हो जाएगा इनटू में R का स्क्वायर भी होता है। अच्छा R देखते हैं, R K की जगह पे क्या होगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू बताओ 10 के पावर -5, तो 10 के पावर -5। Q2 के जगह पे 10 के पावर -5 माइनस में लिखेंगे 10 के पावर -5, और बटा में R की जगह पे हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -, ठीक है। सॉल्व करते हैं अगर इसको हम, तो ये 9 का 9 रहेगा गुणे 10 के पावर 9, ये 5 और 5 10, 10 के पावर -10 के पावर 9, और ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस में 10, बट्टा में क्या बचेगा 4 गुणे 10 के पावर -1। अगर इसको हम घटा देते हैं तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर -1, यही होगा ना, और नीचे क्या बचेगा 4 गुणे 10 के पावर -1। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इस आवेश के आगे अगर माइनस का सिंबल है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां पे माइनस को नहीं लिखा जाता था, लेकिन जब आप विद्युत विभव की गणना कीजिएगा तो आपको माइनस को लिखना पड़ेगा, ये ध्यान लेके चलना है। तो इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे माइनस। अच्छा ये 10 के पावर -1 से -1 कट जाएगा, बचेगा हमारा 9/4, और 9/4 ये 9 में जब 4 से भाग दे दीजिएगा तो माइनस में 2.4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 5 20, 2.25 जूल जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 2.25 नहीं है क्या, तो माइनस में होगा ना, ये सी नंबर, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए 2.5, क्योंकि यहाँ भी 3 रखिएगा तो सेम ऑप्शन हो जाएगा ना दोनों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। ये तो एकदम आसान है, क्लास में भी आप लोगों को बताया गया है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का है कितना नंबर, 6 नंबर सवाल है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, द्विध्रुव आपको पता है जहाँ पे 2 आवेश रहे, अच्छा इसके मध्य बिंदु से बहुत दूर, यानी काफी दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। अब देखो अभी हम आपको बताएं कि विद्युत विभव जो होता है ना, वो किसी आवेश के कारण r दूरी पर किसके बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में q/r, ये बताया अभी। लेकिन अगर द्विध्रुव की बात किया जा रहा है, ये तो केवल एक आवेश के लिए था, द्विध्रुव की बात किया जा रहा है यानी 2 आवेश हो, एक इधर प्लस एक माइनस आवेश हो, तो उसके लिए जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है उसमें क्या आ जाता है r² हो जाता है। तो विद्युत विभव समानुपाती होता है ना जी, किसके समानुपाती होता है बताओ, 1/r²। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल 7 नंबर, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, ध्यान से समझिए, 1 फैराडे किसके बराबर होता है। फैराडे आपको पता है क्या होता है, फैराडे जो होता है ना वो धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है, तो धारिता देखो, धारिता क्या है, धारिता बराबर होता है, ये ऐसे देखो Q बराबर होता है C × V, ठीक है ना, और यहाँ से C का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा Q/V, तो धारिता का फॉर्मूला होगा C = Q/V। अच्छा हमसे क्या पूछा रहा है, 1 फैराडे बराबर होता है, तो बताओ Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ हो जाएगा कूलाम, और V का मात्रक मतलब विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, और वोल्ट को जब ऊपर भेज दोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 1 फैराडे किसके बराबर होगा, 1 कूलाम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन, 1 कूलाम प्रति वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 8 नंबर सवाल है, ये आप लोगों को हम क्लास में भी बताए हैं,
एक समानांतर पट्टिका संधारित्र धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? समानांतर पट्टिका यानी दो समानांतर प्लेट अगर ऐसे हो है जी, और इधर एक पर प्लस चार्ज हो एक पे माइनस चार्ज हो, तो इनकी धारिता कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है? तो कैपेसिटी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए बटा डी। ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है ना, ये प्रूव कराया गया आप लोगों को क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्रीवियस के क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। ईयर भी लिखते हैं 2018 में, 21 में, फिर 21 में, और ये फिर हमारा पूछा गया है 2021 में। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। अब ये थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। ये चित्र एक बना दिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया गया है, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी, और इस चित्र में समतुल्य धारिता क्या होगी? धारिता इसके लिए दिया होगा सी और इसके लिए सी। अब टोटल धारिता क्या होगा, यही सवाल है। तो देखो, जो आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाओगे संट, संट नाम सुने हो ना? संट जो होता है वो हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे संट का काम करेगा। ये एक तार होता है, बहुत कम प्रतिरोध का तार होता है संट। ये यहाँ पे सर्किट में जोड़ दिया गया, ये संट है। क्या ये संट? तो देखो, जब तुम यहाँ से अगर किसी चार्ज को भेजते हो या कुछ भी भेजते हो, तो ये चार्ज इस संधारित्र से होते हुए और यहाँ तक आएगा, जैसे तो आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो किधर से होके चला जाएगा? संट से होके चला जाएगा, नीचे मुड़ के चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब कुछ भी आप कोई भी आवेश आता है ना, वो दूसरे संधारित्र पे वो जाएगा ही नहीं, वो संट ही उसको अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। अब जहाँ कम प्रतिरोध होगा वहां जाएगा वो, तो इधर से होके चला जाएगा। इसका मतलब इस दूसरे यहाँ संधारित्र का इस परिपथ में कोई काम नहीं है। तो इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध हम पूछे तो वो किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, दूसरे वाले सी का कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, चलो अब आते हैं हमारा ये सवाल 2020 में पूछा गया है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका की आवेशों का योग। अब ये समानांतर प्लेट संधारित्र की बात यहाँ पे देखो बनाए भी अभी, ये हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र, और यहाँ पे है प्लस चार्ज और यहाँ पे है माइनस चार्ज। तो ये वाला जो पहला प्लेट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं संग्राहक पट्टिका, और जो दूसरा प्लेट है उसको कहते हैं हम लोग संघनक पट्टिका। तो इन दोनों पट्टिका में कुल आवेश जो है, उन दोनों को अगर जोड़ दें हम, तो टोटल आवेश का मान क्या होगा? तो समझो, अगर यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे अगर 3 कूलाम आवेश है, तो यहाँ भी 3 कूलाम आवेश होगा। दोनों पे सेम सेम आवेश होगा, बस अंतर क्या रहेगा कि इसमें प्लस में रहेगा, उसमें माइनस में रहेगा। यहाँ पे अगर 20 कूलाम का आवेश है तो उधर भी 20 कूलाम का आवेश होगा। अगर दोनों को जोड़ देते हो तो टोटल कितना आवेश हो जाएगा? इधर अगर 20 कूलाम का आवेश है, उधर भी 20 कूलाम का आवेश है, लेकिन इधर वाला माइनस में, इधर वाला प्लस में है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संग्राहक और संघनक पट्टिका जो होती है, उस आवेशों का योग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल समझिए। दो समान धारिता वाले संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? ठीक है ना। अब देखो, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है, पहले ये समझ लो। जब किसी भी दो संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, जब उसको समानांतर क्रम में आप जोड़िएगा, कौन से क्रम में? तो सबको ऐसे जोड़ाता है C1, C2, C3। ठीक है। लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये किस क्रम के लिए है? श्रेणी क्रम। ये किस क्रम के लिए है? समानांतर क्रम। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने संधारित्र है बताओ? 2 संधारित्र है ना, और दोनों संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। और दोनों संधारित्र का वैल्यू कितना है? C। तो C और C समानांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो C और C जुटेगा तो क्या होगा? 2C। तो आंसर हो जाएगा 2C। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो 12 नंबर सवाल समझो। अब 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता फिर क्या है? C है। उसमें संधारित्र 2 था, इसमें कितना है? 3। और अब तीनों किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तब धारिता का मान क्या होगा? यानी इस प्रकार से तीनों को श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ दें, इस प्रकार से लिख दें ना जी, यहाँ पे C' कर लेते हैं, तो एलसीएम निकलेगा तो क्या होगा? C 1 2 3 यानी 3 1/C' का वैल्यू। और टोटल अगर C' निकालें, इसको अगर पलट दें तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला
समझ में आ रहा है ये? तो सी डैश का वैल्यू क्या निकलेगा? C/3। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? धारिता क्या होगी, ये ना पूछ रहा है। देखो अब इसमें एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया जाएगा, क्योंकि इसमें वोल्ट का वैल्यू कितना दिया है? 100 वोल्ट। और ये क्या है? ऊर्जा का वैल्यू क्या दिया है? 1 जूल दिया ना यहाँ पे, 1 जूल। तो हमको क्या बताना है? धारिता बताना है। अब समझ लो यहाँ पे ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा वो बराबर होता है 1/2 CV² के। ध्यान से समझ लो, किसके बराबर होता है? संचित ऊर्जा जो होता है, ठीक है ना, किसी संधारित्र में वो किसके बराबर होता है? 1/2 CV²। यू क्या है? एनर्जी 1/2। सी क्या है हमारा? धारिता, ठीक है ना, और भी जो है वो हमारा वोल्ट है। तो हमको ये तो धारिता ही तो निकालना है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। ऊर्जा के जगह पे कितना? 1 जूल। 1/2 का 1/2 इंटू सी का सी, ये निकालना है। V², V का वैल्यू कितना है? 100 का स्क्वायर यानी 2 और 2 4 जीरो। एक पर कितना जीरो? 4 जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस नहीं, प्लस में होगा। ये 2 इधर जाएगा तो 2 भाग में उधर गया तो गुणा में, इधर क्या बचेगा? C गुणे 10 के पावर 4 होगा। अच्छा ये 10 के पावर 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 10 के पावर 4 भाग होगा। जब ऊपर ले जाओगे तो 2 गुणे 10 के -4। और यहाँ पे ये जो होगा हमारा किसका वैल्यू होगा? धारिता का। 2 गुणे 10 के पावर -4। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में फैराडे, क्योंकि धारिता का मात्रक फैराडे होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच टोटल धारिता का मान निकालना है। समझ लो, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। एक चित्र बना दिया है, यहाँ पे धारिता 6 माइक्रोफैराडे है, यहाँ पे धारिता 6 माइक्रोफैराडे, और नीचे जो धारिता है वो भी कितना है? 6 माइक्रोफैराडे। अब ध्यान ये देना है कि ये जो दोनों धारिता है वो कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में है। और उसके नीचे वाला जो धारिता है वो कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में। यानी सबसे पहले श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, और तब जो हमारा नेट वैल्यू आएगा उसको और इसको समानांतर क्रम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको बताए थे 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3, जितना धारिता है जोड़ लो। तो जोड़ लेते हैं यहाँ पे 1/c' का अगर वैल्यू निकाले धारिता का, इन दोनों धारिता का, ठीक है ना, इसके बराबर होगा 1/c यानी 6 प्लस 1/c2 यानी फिर 1/6। जब जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा 6 और 6 का एलसीएम 6, 1 और 1 2, 2 से 2 3 आई 6, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3। अब इस प्रकार से C डैश का वैल्यू निकालेंगे, यानी जब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी जो किसके बराबर होगा? 3 के। यानी कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि यहाँ पे अगर इन दोनों हम धारिता को हटा दें और इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइक्रोफैराडे लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन दोनों का काम 3 माइक्रोफैराडे अकेले कर देगा। उन दोनों का टोटल धारिता किसके बराबर है? 3 माइक्रोफैराडे। अब देखिए 3 माइक्रोफैराडे 6 माइक्रोफैराडे कौन से क्रम में हो गए? समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में जब जुड़ा हुआ हो तो केवल इन दोनों को क्या कीजिए? जोड़ लीजिए। तो 6 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे को जोड़ देंगे तो 6 3 9 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, किसी चालक की धारिता क्या होती है? अब चालक की धारिता आपको बताया गया C बराबर क्या होता है? Q/V। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। नोट कीजिए इसको। चलो अब ये जो हमारा सवाल 16 नंबर सवाल है, समझो कि दो धारिता है, एक पहली धारिता 2 माइक्रोफैराडे और दूसरी धारिता 4 माइक्रोफैराडे के संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी श्रेणी क्रम में अगर जोड़े तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे और इसके आगे एक और संधारित्र हो जाएगा, कितना माइक्रोफैराडे? 4 माइक्रोफैराडे। अब क्या किया गया है? इन दोनों के सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यानी यहाँ पे विभवांतर का वैल्यू जो है वो 1200
वोल्ट का है, ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम में विभव का मान बदलता है, यानी इसके लिए विभव कुछ अलग होगा और इसके लिए विभव अलग होगा, समझ रहे हो ना। दोनों के लिए विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। हमको ये बताना है ना कि 2 माइक्रोफैराडे जो संधारित्र लगा है वहां पे विभव का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों का समतुल्य धारिता निकाल लेते हैं, और समतुल्य धारिता निकालने के बाद यहाँ पे निकालेंगे हम Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि चार्ज क्या होता है, आवेश श्रेणी क्रम में दोनों का, या श्रेणी क्रम में आवेश का मान नियत रहता है, विभव का मान बदलता है। तो विभव का मान अलग अलग होगा लेकिन आवेश का मान क्या होगा, नियत रहेगा। तो आवेश का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समतुल्य धारिता निकालते हैं। और समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम का आपको पता है 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1 का वैल्यू है 2 और c2 का वैल्यू क्या है 4। इन दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 दूना 4 तो 2 प्लस 1, यानी हो गया 3/4, 1/c डैश का वैल्यू। और केवल c डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3, यानी टोटल धारिता जो है वो किसके बराबर हो गया 4/3। यानी दोनों के जगह पे हम 4/3 माइक्रोफैराडे का भी धारिता यूज कर सकते हैं। अब ये जब धारिता का मान निकल गया तो C बराबर होता है Q/V और Q बराबर होता है C × V। C क्या है, हमारा धारिता है, धारिता हम निकाल लिए हैं, किसके बराबर है 4/3 के। विभव का मान दिया है 1200, गुणा भाग दे देंगे 3 चौका 12, 400 बार में 4 चौका 1600 जो माइक्रो कूलम होगा वो किसका मान निकलेगा, आवेश का, किसका, अब आवेश के बाद हम निकाल लेते हैं विभव का मान। विभव का मान निकालना है 2 माइक्रोफैराडे वाले पे। अब यहाँ से विभव का मान निकालें तो Q और बट्टा में क्या हो जाएगा C इधर आ जाएगा, तब निकलेगा विभव का मान। अब देखो Q का मतलब चार्ज, टोटल चार्ज कितना है 1600, तो इसके जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं 1600 बटा में C का मान माइक्रोफैराडे में कितना है 2 के लिए निकालना है तो 2, अब बराबर में हमारा V1 यानी पहले के लिए निकालना है, 2 से कट जाएगा 800 में, यानी विभव का मान पहले के लिए क्या हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर बनेगा C। तो जब इसके लिए 800 तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 400, 1200 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। अब जो हमारा सवाल है वो हमारा देखो कितना नंबर सवाल है 17 नंबर सवाल, और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। देखो ये तो बहुत बार पूछा गया है, ध्यान समझो 2013, 15, 16 3 बार पूछा गया ये सवाल, तो ध्यान समझिए। इसके लिए आपको एक क्लास में ट्रिक भी बताए थे, नहीं याद आ रहा तो समझ लो। 64 समरूप बूंदे, 64 को बूंद, ठीक है ना। समरूप का मतलब सेम आकार का 64 को बूंद ले लें और प्रत्येक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड है। 64 बूंदों की धारिता सबका 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है। अब सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो उस बड़े से बूंद की धारिता क्या होगी। इसके लिए ट्रिक ये है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ना वो देखना है कि किसका घन है, क्या है क्यूब स्क्वायर नहीं घन। अगर हम देखें तो ये 8 का स्क्वायर है, 8 × 8 बराबर 64, लेकिन वर्ग नहीं देखना ना, घन देखना है। किसका घन है 4 का, 4 × 4 × 4 किसके बराबर होगा 64 के, यानी किसका घन है 4 का। तो 4 आप उसका घन का वैल्यू निकाल लेना है, 4 निकल गया, और जो माइक्रोफैराडे में वैल्यू दिया है ना बस उसको ले जाके गुणा कर देना है। तो 5 चौका 20 माइक्रोफैराडे जो होगा वो बड़े से बूंद की धारिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो देखा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। 18 नंबर सवाल, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, किसके किसके बीच, तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं ना कि ये दो जो धारिता है ये दोनों है समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम के निकालने के लिए आपका फॉर्मूला C = C1 + C2 यही होता है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, C1 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू 5, तो 3 2। अब 5 माइक्रोफैराडे इन दोनों को अगर हटा दें तो हम यहाँ पे 5 माइक्रोफैराडे लगा सकते हैं जो इन दोनों का काम कर लेगा। अब वो जो 5 माइक्रोफैराडे होगा वो इसके साथ समानांतर क्रम में आ जाएगा, किस क्रम में, और समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 निकाल लेते हैं। C1 का वैल्यू यानी यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड है तो 5, और प्लस में C2 का वैल्यू यहाँ पे
4। एलसीएम निकालेंगे 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 1 चौका 4, फिर 4 पचे 20 तो 1 बचे 5। 9/20 निकला किसका मान? 1/c डैश का मान। जब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 20/9 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर सवाल। नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो हमारा सवाल है कितना नंबर? 19 नंबर। ये पूछा गया है 2013 में। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। ए और बी के बीच टोटल धारिता कितनी है ये हमको बताना है, समतुल्य धारिता। तो ध्यान से अगर समझो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ टाइप हो गया। ये और ये, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि इन दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं कि नहीं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान के चलो इनको अगर हम ऐसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। और श्रेणी क्रम के लिए अगर इसका हम टोटल समतुल्य धारिता निकालें तो आपको फॉर्मूला बताया है 1/C1 इज इक्वल टू C डैश का हो इसको, तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू भी 4। एलसीएम लेके निकालोगे 2/4 कट जाएगा तो 1/2। पलट दोगे तो C डैश का वैल्यू निकल जाएगा 2। यानी यहाँ पे जो इन दोनों का जो धारिता है, इन दोनों के जगह पे हम एक धारिता वाला डाल सकते हैं वैल्यू, जो कि होगा 2 माइक्रोफैराड। इसके बराबर होगा 2 माइक्रोफैराड। अब 2 माइक्रोफैराड देखा, अब यहाँ पे जो है 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, और फिर यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 2 माइक्रोफैराड है वो इसके जगह पे आ जाएगा, और वो जो 2 माइक्रोफैराड होगा वो इस 2 माइक्रोफैराड के साथ कौन से क्रम में होगा? समानांतर क्रम में, पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो एक तो C1 हमारा ये 2 माइक्रोफैराड है ऊपर, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है 2, और नीचे का 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। यानी इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी खत्म हो गया। अब ये तीनों देखेंगे तो तीनों हमारा श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? अब यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए देखिए फॉर्मूला 3 को है तो एक और बढ़ा देते हैं, C3 हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? एक और 1/4 बढ़ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4, 1 1 1, ये हो जाएगा 3। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे। आगे हमारा सवाल है 20 नंबर। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो अभी आपको बताया ऊर्जा किसके बराबर होता है? 1/2 CB²। ऑप्शन नंबर बी। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हो तो फिर समतुल्य धारिता क्या होगी? अब बताओ तुम, समानांतर क्रम के लिए एक यहाँ पे जोड़ दे, एक यहाँ पे जोड़ दे, एक यहाँ पे जोड़ दे, ये सब किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है ना। और वो भी क्या है? ये धारिता। ठीक है ना। जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना तो सब कुछ, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 4 6 माइक्रोफैराड हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे समानांतर क्रम में कितना संधारित्र जोड़ा गया है? n संधारित्र। n मतलब बहुत सारा। तो टोटल धारिता क्या होगी? तो NC1 होगा। मतलब ये को प्रतिरोध, को संधारित्र जोड़ा गया है? 3 को, और प्रत्येक की धारिता कितना है? 2। तो 3 दूना 6 माइक्रोफैराड होगा। ऐसे कर लो, चाहे जोड़ लो, 2 4 6। उसी पर कर रहा है। यहाँ पे टोटल संधारित्र कितना है? n। तो टोटल संधारित्र यहाँ पे 3 था तो 3 लिखे, यहाँ पे n है तो n लिख दिए। और प्रत्येक की धारिता यहाँ पे क्या है? C1। तो C1 से गुणा कर दिए, जैसे यहाँ पे गुणा किए हैं 2 से, तो क्या हो गया? NC1, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। 22 नंबर। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य मतलब परावैद्युत के लिए, परावैद्युत को अगर वायु में डाल दें तो कितना देर तक वो टिक सकता है, उसकी शक्ति क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये नंबर ऑप्शन 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर सवाल पूछा गया है आपका 2022 में। सी यानी धारिता। धारिता जो है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो
गोलीय संधारित्र की धारिता एक आपको फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R जो उसका त्रिज्या हो जाता है। और दूसरा जो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R बटा में स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन ये तो आपको पता ही है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या रिलेशन है। अभी आपको बताएं E = dV बटा dx। x डिस्टेंस होता है, बल्कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है r, तो dV बटा dr। अच्छा ऑप्शन में देखिए यहाँ भी है dV बटा dr, लेकिन हम आपको बताए थे ये माइनस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2024 इसी साल पूछा गया है ये, r दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में जो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो क्यूब में आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे वो किसका अनुक्रमानुपाती होगा, r क्यूब के। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q बटा r के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, बताओ। अनुक्रमानुपाती ना जी, इधर है r के, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है ना ये, तो व्युत्क्रमानुपाती बी होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना r के व्युत्क्रमानुपाती, अभी लिखा r के, तो दूरी बढ़ाओगे तो ये घटेगा एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए 27 का ए। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, बस और 2 सवाल बचे हुए, इसके बाद बताते हैं। 28 जो क्वेश्चन है 2024 यानी इसी साल पूछा गया है, पिको फैराडे मात्रक है। फैराडे किसका मात्रक है ये बताओ पहले, फैराडे किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है। तो पिको फैराडे, माइक्रो फैराडे, कोई भी फैराडे हो वो किस में चला जाएगा, धारिता में चला जाएगा। तो विद्युत धारिता कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर। एक गोलीय चालक की धारिता अगर इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ना जी, यही सवाल है। ये गोलीय चालक की धारिता कितना है, 1 माइक्रो फैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अच्छा अभी आपको तुरंत हम बताएं कि गोलीय चालिका की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में r, यही बताया ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। हमको निकालना क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या निकाला यानी r का वैल्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका फॉर्मूला बन गया अभी त्रिज्या का। अब बताओ यहाँ पे अगर हम देखें तो c का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 माइक्रो फैराडे, तो 1 का 1 और माइक्रो की जगह पे 10 का पावर -6। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है ना। तो ये देखो 10 के पावर 6 तो यहाँ है ही, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9। तो 10 के पावर 9 में से 10 के पावर 6 घट जाएगा, क्या बचेगा, 10 के पावर 3 ना जी। यहाँ 9 में से 6 घट गया तो क्या बच गया, 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3, और यहाँ क्या बच गया 9, तो 10 के पावर 3 मतलब 1 पर 3 को 0। तो ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। लेकिन इसमें आंसर जो होगा, क्योंकि मात्रक मीटर होता है ना, साई मात्रक त्रिज्या, लेकिन 9 गुणे 10 के पावर 3 मीटर में जब 1000 से गुणा कर देंगे किस में बदल जाएगा, वो किलोमीटर में, किस में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, सी। 9 किलोमीटर जो होगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये देखो एकदम आसान सवाल, ये क्लास में भी पढ़ाया गया। वान डे ग्राफ जनित्र कैसी युक्ति है भाई, क्या किसका मान निकलता है, किसका मान मिलता है, उच्च धारा का, उच्च वोल्टेज का, कि दोनों का, कि निम्न धारा निम्न वोल्टेज, बताओ। उच्च वोल्टेज का, विभव का मान कई लाख इसमें निकलता है वोल्टेज। ये भी आसान सवाल है, समझो 6 माइक्रो फैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। 3 संधारित्र आपको दिया गया है और प्रत्येक संधारित्र की धारिता है 6 माइक्रो फैराडे। अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें और समानांतर क्रम में जोड़ दें, दोनों क्रम में जोड़े तो धारिता का मान क्या होगा। तो आपको पता है समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 6 18 18 माइक्रो फैराडे निकलेगा। 18 माइक्रो फैराडे इसमें नहीं है, ये हट जाएगा,
ये हट जाएगा, बचेगा हमारा 2 ऑप्शन। एक में 18 है, इसमें भी 18 है। तो ये 18 माइक्रोफैराडे किस क्रम का है? समानांतर क्रम का। अब श्रेणी क्रम का अगर हम निकाले तो श्रेणी क्रम ऐसे जोड़ते हैं 1/6 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम निकालेंगे तो 6 1 1 2 2 1 3 3/6 कटेगा तो 1/2 पलट देंगे तो 2 माइक्रोफैराडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान, अगर दो समानांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पे हो और इनके बीच अगर कोई हम क्या डाल दे, परावैद्युत पदार्थ डाल दे, तो क्या होगा? इनकी धारिता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। यहाँ पे अगर परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं समानांतर पट्टिका के बीच, तो यहाँ पे जो धारिता का मान होगा समानांतर प्लेटों के बीच, वो बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर। अब आ जाओ, 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र के पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या होगा? यानी बताना है 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र के पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर टिक कर लीजिए आप, 1 माइक्रोकूलम। आवेश का मान जो होगा माइक्रोकूलम में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इससे अगर समझ में नहीं आ रहा तो देख लेना, यहाँ पे वैल्यू जो है माइक्रो में दिया है, तो आंसर भी माइक्रो में होना चाहिए, जो केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक करो। चलो 2 क्वेश्चन बचा है, समझ लो इसको। ये 2018 में और 2023 में पूछा गया। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के सवाल है, पहले इसको बता देते हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश। अब संधारित्र, अब जैसे दो यहाँ पे एक प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक में प्लस और एक में, आपको बताएं कि कुल आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। अरे इधर भी जितना 20 कूलम है, इधर माइनस 20 कूलम, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से संधारित्र में जो टोटल आवेश का मान होता है वो 0 होता है। तो 35 का ये हो जाएगा। 34 नंबर समझिए, थोड़ा सा वो अलग सवाल है। अगर धारिता आपको 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए कोई आपको सर्किट बनाना है, क्या बनाना है? सर्किट। और सर्किट में आपको यूज क्या करना है? तो केवल 2 माइक्रोफैराडे की धारिता का यूज करना है, और जो टोटल रिजल्ट आपको लाना है वो कितना लेना है? 5 माइक्रोफैराडे। तो इस प्रकार से इस 2 माइक्रोफैराड वाले धारिता को कितनी बार उसमें रखिएगा कि टोटल जो हमारा रिजल्ट आ जाए वो कितना आ जाए? 5 माइक्रोफैराडे आ जाए। ठीक है ना? अब थोड़ा सा क्या अलग सवाल है, इसके लिए क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 संधारित्र जोड़ देते हैं हम समानांतर क्रम में। किस क्रम में? आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा संधारित्र का मान है वो कितना रखना है? 2 माइक्रोफैराडे, ये भी 2 माइक्रोफैराडे। किस क्रम में जुड़ा गया है? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ा गया है तो टोटल धारिता का मान अगर हम निकालें तो हमको पता है 2 से 2 1/2 प्लस 1/2 2 कट जाएगा, यानी टोटल रिजल्ट इसका क्या आएगा? 1 माइक्रोफैराडे आएगा कि नहीं? पहले ये बताओ, आएगा ना? कितना आएगा? 1 माइक्रोफैराडे। अब 1 माइक्रोफैराडे आएगा तो इसके साथ अगर हम एक संधारित्र जोड़ दे समानांतर क्रम में, उसका मान क्या कर दे? उसका भी मान क्या होना चाहिए? 2 माइक्रोफैराडे। जो भी संधारित्र जोड़ना है 2 माइक्रोफैराडे का जोड़ना है, बस हमको रिजल्टेड क्या लाना है? 5 माइक्रोफैराडे। तो एक तो यहाँ पे आ गया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के। अब समानांतर क्रम में है तो 2 और 1 3 हो गया ना जी। तो इसका मतलब 3 को हो गया, तो एक और इसमें समानांतर क्रम में जोड़ दो तो 3 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे एक और जोड़ दो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराडे का ना जी, तो कितना हो जाएगा? ये 5 माइक्रोफैराडे। टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 5 माइक्रोफैराडे आएगा ना। को धारिता जोड़ो, इसमें गिनो 1 2 3 4। को धारिता जोड़ेंगे अब इसमें 4। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले दिन से हम लोग कल अगले चैप्टर